हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से आधुनिकता बोध से संबंधित उपन्यासों के प्रश्नों को देखेंगे। और हमने पिछले वीडियो में भी कुछ रचनाकारों को देखा था। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल से। विनोद कुमार शुक्ल का समय है 1937 और इनके कुछ उपन्यास हैं जो आधुनिकता बोध से संबंधित हैं। उनमें है नौकर की कमीज़, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979। खिलेगा तो देखेंगे, प्रकाशन वर्ष 1996। दीवार में एक खिड़की रहती थी, 1997। हरी घास की छप्पड़ वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, 2011। दीवार में एक खिड़की रहती थी, अगर आप बुक फेयर गए होंगे तो इस बार आपने इस पुस्तक का एक पोस्टर ज़रूर देखा होगा, ठीक है। तो यह जो पुस्तक है यह इस रूप में भी है, मतलब ये महत्वपूर्ण एक है। आधुनिकता बोध से संबंधित विनोद कुमार शुक्ल की यह किताब काफ़ी चर्चित भी रही है, इस वजह से भी आप वहाँ उसको देख रहे थे। खैर, आज हम देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल के इन उपन्यासों की विषय वस्तु को। सबसे पहला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा उपन्यास एक घटनाविहीन उपन्यास माना जाता है जिसमें निम्न मध्य वर्ग के दैन्य का चित्रण है? ऑप्शन है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन बी है नौकर की कमीज़, ऑप्शन सी है खिलेगा तो देखेंगे, ऑप्शन डी है हरी घास की छप्पड़ वाली झोपड़ी। सही उत्तर होगा इसका नौकर की कमीज़ एक घटनाविहीन उपन्यास है जिसमें निम्न मध्य वर्ग के दैन्य का चित्रण है। दूसरा प्रश्न है, नौकर की कमीज़ उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है इसमें ऐतिहासिक युद्धों का वर्णन है। दूसरा है इसकी घटनाएं घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक सीमित है। तीसरा है यह एक जासूसी उपन्यास है। चौथा है इसमें ग्रामीण राजनीति का चित्रण है। सही उत्तर होगा इसकी घटनाएं घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक सीमित है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नौकर की कमीज़ एक घटना विहीन उपन्यास है। कुल घटना घर से दफ्तर जाने और दफ्तर से घर आने तक सीमित है। पति दफ्तर में साहब का बेगार करता है और पत्नी घर में मकान मालकिन का हुक्म बजाती है। आज का निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति अभाव, घुटन और दैन्य को भोगते हुए भी संभ्रांत जीवन बिताने की ललक पाले रहता है। उसकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती। लेखक ने निम्न मध्यवर्गीय की इसी पीड़ा और अंतर्विरोध को संवेदना के स्तर पर पूरी मार्मिकता के साथ व्यंजित किया है। अगला प्रश्न है, खिलेगा तो देखेंगे उपन्यास का केंद्रीय पात्र गुरुजी किस पेशे से जुड़े हैं? ऑप्शन है वे एक वकील हैं, ऑप्शन बी वे गांव की पाठशाला के शिक्षक हैं, ऑप्शन सी वे थाने के कोतवाल हैं, ऑप्शन डी वे शहर के डॉक्टर हैं। सही उत्तर होगा वे गांव की पाठशाला के शिक्षक हैं। खिलेगा तो देखेंगे में जो गुरुजी हैं वो गांव के पाठशाला के शिक्षक हैं। अगला प्रश्न है, खिलेगा तो देखेंगे उपन्यास में प्रकृति के कौन से तत्व परिवार के सदस्य के रूप में शामिल हैं? ऑप्शन है शेर और हाथी, ऑप्शन बी है चंद्रमा, सूरज, आकाश, तारे और गौरैया, ऑप्शन सी है केवल पालतू जानवर, ऑप्शन डी है समुद्र और पहाड़। सही उत्तर होगा चंद्रमा, सूरज, आकाश, तारे और गौरैया। खिलेगा तो देखेंगे उपन्यास में प्रकृति के कौन से तत्व परिवार के सदस्य के रूप में शामिल है? सही उत्तर हो गया बी। खिलेगा तो देखेंगे कि केंद्रीय पात्र गुरुजी हैं। वे एक गांव की पाठशाला में शिक्षक हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटी और बेटा मुन्ना है। गांव में पहले थाना था, अब दूसरे गांव में चला गया है। बूढ़ा कोतवाल अब भी थाने में झाड़ू लगा दिया करता है। गांव में सबसे संपन्न जीवराखन बनिया है। पूरे गांव पर गरीबी की छाया है। एक दिन आंधी पानी में पाठशाला का छप्पर उड़ जाता है। गुरुजी डरते हिचकते थाने में आश्रय लेते हैं। पूरे उपन्यास में कहानी जैसी कोई चीज़ नहीं है। दृश्यों के माध्यम से एक खास किस्म की घिसटने वाली ज़िंदगी का बोध कराया गया है। ज़िंदगी में अभाव है, भय है, भूख है, एक रास्ता है, किंतु इन सब के बावजूद जीने की इच्छा शेष है। सबसे बड़ी बात है कि इस ज़िंदगी में चंद्रमा, सूरज, आकाश, तारे, गौरैया सब परिवार के सदस्य के रूप में शामिल है। इनकी उपस्थिति होने और जीने का एहसास कराती है। फैंटेसी शिल्प के प्रयोग से सामान्य पाठक के लिए उपन्यास में एक तरह का अबूझपन अवश्य आ गया है, किंतु उपन्यास पढ़कर पाठक को यह एहसास हो जाता है कि गरीबी, अभाव, अव्यवस्था जीवन की यात्रा को बेतरतीब और शिथिल कर सकते हैं। समाप्त नहीं, छूने भर का प्रेम जीने का सहारा बन सकता है।
अगला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास का कथानायक रघुवर प्रसाद किस विषय का प्राध्यापक है? ऑप्शन है हिंदी, गणित, भौतिकी, संस्कृत। सही उत्तर होगा ख, गणित। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल ने अपने उपन्यासों में पारंपरिक ढांचे को किस प्रकार तोड़ा है? ऑप्शन है कथा को कविता के शिल्प में ढालकर, ऑप्शन बी है केवल चित्रकथा का प्रयोग करके, ऑप्शन सी है गद्य को पूरी तरह हटाकर, ऑप्शन डी है लोकगीतों के माध्यम से। सही उत्तर होगा कथा को कविता के शिल्प में ढालकर। अगला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के मुख्य विचार की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है शहरीकरण और तकनीकी प्रगति, ऑप्शन बी है प्रकृति से कटकर दीवारों से घिरते जाने की व्यवस्था, ऑप्शन सी है महलों का निर्माण, ऑप्शन डी है केवल पारिवारिक विवाद। सही उत्तर होगा ख, प्रकृति से कटकर दीवारों से घिरते जाने की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास में रघुवर प्रसाद की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन है रीता, सोनसी, मंजू, सरिता। सही उत्तर होगा सोनसी। तथ्य देख लेते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल का तीसरा उपन्यास है। यह इस बात की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत होता है कि हम खुले आकाश और प्रकृति के मुक्त सौंदर्य से कटकर धीरे धीरे दीवारों से गिरते जा रहे हैं। प्रकृति का सहज सुंदर संसार अब खिड़की से देखने की चीज़ या संभावना बनकर रह गया है। उपन्यास का कथानायक रघुवर प्रसाद एक निजी इंटर कॉलेज में गणित का प्राध्यापक है। परिवार में उसकी पत्नी सोनसी है, माँ है, पिता है, छोटा भाई छोटू हैं। कभी कभी विभागाध्यक्ष भी परिवार से जुड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद हाथी वाला युवा साधु भी इनसे जुड़ जाता है। रघुवर प्रसाद की यह एक छोटी सी दुनिया है। इससे बाहर की दुनिया में स्वच्छ तालाब, हरे पेड़, लंबी पूंछ वाली बुलबुल, फूल, चुक्की, चिड़िया और बूढ़ी अम्मा हैं। बूढ़ी अम्मा सोनसी को इतना चाहती हैं कि उसे सोने के कीमती कड़े भी दे देती है। बाहर का संसार निश्चल, सहज, रम्य, मासूम और जीने की शक्ति देने वाला है। आज का मध्य वर्ग इससे कटता जा रहा है। उपन्यास में एक अन्य मूल्यवान तत्व है रघुवर और सोनसी का दाम्पत्य प्रेम। यह प्रेम दाम्पत्य जीवन के छोटे छोटे संदर्भों के बीच विकसित और सघन होता है तथा अंत तक अपनी ऊष्मा बनाए रखता है। शुक्ल जी एक कवि हैं। उन्होंने कथा को कविता के शिल्प में ढालकर उपन्यास के पारंपरिक ढांचे को तोड़ा है। इस उपन्यास के पक्ष विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया है। यह बहुत कुछ ही इसके महत्व का द्योतक है। अगले रचनाकार हैं रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया का समय है 1938 से 2016। इनके कुछ उपन्यास हैं। खुदा सही सलामत है 2 भागों में। भाग 1 प्रकाशित हुआ है 1982 में और भाग 2 प्रकाशित हुआ है 1984 में। खुदा सही सलामत है। यह उपन्यास आधुनिकता बोध से संबंधित है। इनसे संबंधित प्रश्न है, रविंद्र कालिया का प्रसिद्ध उपन्यास खुदा सही सलामत है कुल कितने भागों में प्रकाशित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 भागों में। एक का प्रकाशन 1982 है, दूसरा का 84 है। अगला प्रश्न है, खुदा सही सलामत है के दूसरे भाग में किस परिवेश को महत्व दिया गया है? ऑप्शन है निजी पारिवारिक जीवन, ऑप्शन बी है चुनावी राजनीति और बाहर की जिंदगी, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक मुगल काल, ऑप्शन डी है दार्शनिक आध्यात्मिक जीवन। सही उत्तर होगा चुनावी राजनीति और बाहर की जिंदगी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इसके पहले भाग में यानी खुदा सही सलामत है उपन्यास के पहले भाग में किसी शहर की गली में निवास करने वाले छोटे छोटे अभावग्रस्त लोगों, बूढ़ी वेश्याएं, चाय के दुकानदार, ठेला खींचने वाले मजदूर, छोटी मोटी नौकरी करने वाले, आटा चक्की चलाने वाले, टिटपुंजिया नेता आदि के जीवन यथार्थ का चित्रण है। दूसरे भाग में बाहर की जिंदगी को महत्व दिया गया है, जिसमें प्रोफेसर, पूंजीपति, मजदूर, अपराधकर्मी, नेता, दलाल आदि के चरित्र को चुनाव की राजनीति के संदर्भ में उभारा गया है। दोनों भागों की कथा को जोड़ने वाले सूत्र बहुत कमजोर हैं। पहले भाग में नारी के शोषण का और दूसरे में चुनावी राजनीति का चित्रण बहुत सजीव और प्रभावी बन पड़ा है। अगला प्रश्न है, रविंद्र कालिया के किस उपन्यास में बम्बई के फिल्मी जीवन का चित्रण हुआ है? ऑप्शन है खुदा सही सलामत है, ऑप्शन बी है 17 रनाडे रोड, ऑप्शन सी है दीवार में खिड़की रहती थी, ऑप्शन डी है खिलेगा तो देखेंगे। रविंद्र कालिया के किस उपन्यास में बम्बई के फिल्मी जीवन का चित्रण हुआ है? सही उत्तर होगा 17 रनाडे रोड।
तथ्य देख लेते हैं। इधर इनका 2010 ईस्वी में 17 रानाडे रोड नाम से उपन्यास प्रकाशित हुआ है, जिसमें बम्बई की फिल्मी जीवन का चित्रण हुआ है। अगले रचनाकार हैं राजेंद्र मोहन भटनागर। इनका समय 1938 है। इनके कुछ उपन्यास आधुनिकता बोध से संबंधित है, जैसे नीले घोड़े का सवार 1889 प्रकाशन वर्ष, दिल्ली चलो 1997 प्रकाशन वर्ष, सरदार 2002 प्रकाशन वर्ष, कायदे आजम 2006 प्रकाशन वर्ष, योगी अरविंद 2006 प्रकाशन वर्ष, कूली बैरिस्टर 2008 प्रकाशन वर्ष, गोरांग 2009 प्रकाशन वर्ष, गोविंद गिरी 2011 प्रकाशन वर्ष, विवेकानंद, युग पुरुष अम्बेडकर, दलित संत, वैलेंटाइन डे, शहादत 2017 प्रकाशन वर्ष, अथ पद्मावती 2019 प्रकाशन वर्ष, आनंद पथ 2020 प्रकाशन वर्ष, नीलचंद्र 2020 प्रकाशन वर्ष, बुद्धम शरणम गच्छामि 2023 प्रकाशन वर्ष, मौर्य सम्राट, मगरी मानगढ़, सूर्यवंश का प्रताप, न गोपी न राधा, परिधि, एक अंतहीन युद्ध, प्रणय गाथा, माटी की गंध, श्याम प्रिया, सन्नो, अंदर की आग, महात्मा, जिंदगी का एहसास, अमृत घट, अनंताकाश, मोनालिसा, स्वराज्य, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, नया मसीहा, अंतिम सत्याग्रही, देवलीना, सूर श्याम, एक ठहरी हुई रात, इनके ज़्यादातर उपन्यास जीवनी परक हैं। तो ये सभी उपन्यास अगर हम देखें तो ये उपन्यास थे राजेंद्र मोहन भटनागर के। ठीक है, राजेंद्र मोहन भटनागर से संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं। राजेंद्र मोहन भटनागर के अधिकांश उपन्यास किस श्रेणी या प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है आंचलिक, ऑप्शन बी है जासूसी, ऑप्शन सी है जीवनी परक, ऑप्शन डी है अब्सर्ड उपन्यास। तो अभी हमने अंत में तथ्य रूप में देखा था कि इनके सभी या अधिकांश जो उपन्यास है वो जीवनी परक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नीले घोड़े का सवार उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है राजेंद्र मोहन भटनागर, ऑप्शन सी है रविंद्र कालिया, ऑप्शन डी है कमलेश्वर। सही उत्तर होगा नीले घोड़े का सवार उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र मोहन भटनागर। अगला प्रश्न है 13, राजेंद्र मोहन भटनागर ने इनमें से किस महापुरुष पर उपन्यास नहीं लिखा है? ऑप्शन है विवेकानंद, ऑप्शन बी है युग पुरुष अम्बेडकर, ऑप्शन सी है कायदे आजम, ऑप्शन सी डी है शेक्सपियर। राजेंद्र मोहन भटनागर ने इनमें से किस महापुरुष पर उपन्यास नहीं लिखा है? सही उत्तर होगा घ पे नहीं लिखा है, यानी शेक्सपियर पे नहीं लिखा है। उन्होंने विवेकानंद पे लिखा है, युग पुरुष अम्बेडकर पे भी लिखा है, कायदे आजम पे भी लिखा है, लेकिन शेक्सपियर पे उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है, अथ पद्मावती और बुद्धम शरणम गच्छामि उपन्यासों के रचनाकार कौन है? सही उत्तर क्या होगा? राजेंद्र मोहन भटनागर। अगले रचनाकार है गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र का समय है 1939। इनके कुछ उपन्यास हैं जो आधुनिकता बोध से संबंध रखते हैं। उसमें है वह अपना चेहरा 1970 प्रकाशन वर्ष है, उतरती हुई धूप 1971 प्रकाशन वर्ष है, लाल पीली ज़मीन 1976 प्रकाशन वर्ष है, हुजूर दरबार 1981 प्रकाशन वर्ष है, तुम्हारी रोशनी में 1985 प्रकाशन वर्ष है, धीर समीरे 1988 प्रकाशन वर्ष है, 5 आंगनों वाला घर 1995 प्रकाशन वर्ष है, फूल इमारतें और बंदर 2000 प्रकाशन वर्ष है, कोहरे में कैद रंग 2004 प्रकाशन वर्ष है, धूल पौधों पर 2008 प्रकाशन वर्ष है, अरण्य तंत्र 2013 प्रकाशन वर्ष है, शाम की झिलमिल 2017 प्रकाशन वर्ष है, खिलाफत 2018 प्रकाशन वर्ष है, हवा में चिराग 2021 प्रकाशन वर्ष है, राह दर बदर 2025 प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न देख लेते हैं, गोविंद मिश्र का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें दफ्तरी परिवेश और एक बड़े अफसर के प्रति नफरत के बावजूद छोटे प्रलोभनों का चित्रण है? ऑप्शन है उतरती हुई धूप, वह अपना चेहरा, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार। सही उत्तर होगा वह अपना चेहरा। गोविंद मिश्र का उपन्यास है जिसमें दफ्तरी परिवेश और बड़े अफसर के प्रति नफरत के बावजूद छोटे प्रलोभनों का चित्रण किया गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वह अपना चेहरा में दफ्तरी परिवेश की जानी पहचानी स्थितियों के बीच घिरा उपन्यास का नायक मैं अपने असली चेहरे को बेनकाब नहीं कर पाता। बड़े अफसर का व्यवहार उसमें नफरत उत्पन्न करता है, किंतु छोटे छोटे प्रलोभनों के चक्कर में वह अपने वास्तविक रूप को पेश नहीं कर पाता। अगला प्रश्न है, हुजूर दरबार उपन्यास की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है एक आधुनिक दंपति का विवाद, ऑप्शन बी ब्रिटिश साम्राज्य की छाया में सुरक्षित एक राजघराने के पतन और नई सत्ता के उदय की कथा, ऑप्शन सी है जेल जीवन का वर्णन, ऑप्शन डी है किसानों का संघर्ष।
सही उत्तर होगा राजघराने का पतन और नई सत्ता के उदय होने की कथा हुजूर दरबार में वर्णित है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हुजूर दरबार में ब्रिटिश साम्राज्य की छाया में सुरक्षित एक राजघराने की कथा कही गई है जो यह जानता है कि अब उसका अस्तित्व मिटने ही वाला है। इस क्रम में लेखक ने 20वीं शताब्दी के आरंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद के भारतीय जीवन को उसके अंतर्विरोधों के साथ चित्रित किया है। एक स्थापित राजसत्ता अपने पूरे तामझाम के साथ उखड़ जाती है और उसके स्थान पर नई सत्ता जम जाती है। इनसे मुक्ति की कामना लिए सामान्य जन प्रतिनिधि हरीश हैं, जहाँ का तहाँ अवश और असहाय रह जाता है। अगला प्रश्न है 5 आंगनों वाला घर प्रकाशन वर्ष 1995 उपन्यास किस कालखंड को आधार बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन है 1900 से 1950, 1940 से 1990, 1857 से 1900 और 1990 से 2020। 5 आंगनों वाला घर का कालखंड है 1940 से 1990। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 5 आंगनों वाला घर आधुनिकता के दबाव से क्रमशः भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता के छिजने का एहसास कराने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसकी कथा सन 40 से 90 तक के कालखंड को आधार बनाकर लिखी गई है। घर को बनाने का श्रेय राधे की माँ जोगेश्वरी देवी को है, जो प्रत्येक प्रकार से एक बड़े घर की बेटी है। उन्होंने ही पढ़ा लिखा कर राधेलाल को एडवोकेट बनाया है और देखते देखते वे बनारस के एक प्रतिष्ठित रईस हो गए हैं। परिवार को पहला झटका तब लगा जब राधेलाल 1942 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। जोगेश्वरी देवी ने राधेलाल की पत्नी शांति के सहयोग से परिवार को संभालने की कोशिश की, किंतु समय के दबाव से परिवार बिखरता गया। घर 4 हिस्सों में बंट गया। शांति के 3 बेटे बाहर चले गए। उनकी मृत्यु तक में उनका दूसरा बेटा राजन शरीक नहीं हो सका। राजन का बड़ा बेटा अमेरिका चला गया है। उनके दूसरे बेटे ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। राजन सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। उनके किसी बेटे ने इसकी चिंता नहीं की। पारिवारिक मर्यादा के विघटन के साथ देश की राजनीति भी मूल्यहीन होती गई। देश के स्वतंत्र होने के बाद तपे हुए पुराने नेता हाशिए पर चले गए। जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई और धीरे धीरे देश और समाज के हित की चिंता छोड़कर सत्ता से चिपके रहना ही नेताओं का पुरुषार्थ बन गया। इस उपन्यास के माध्यम से रचनाकार ने एक बड़ा प्रश्न उठाया है। क्या जो समय गुजर गया है उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो रक्षणीय हो? क्या संवेदनशीलता, मर्यादा, शालीनता, बड़प्पन यह सब छूछे शब्द मात्र हैं? क्या व्यक्ति की पहचान मात्र उसका करियर है? आधुनिक समाज को इन प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। अगला प्रश्न है 5 आंगनों वाला घर में परिवार को बनाने और शिक्षित करने का श्रेय किसे दिया गया है। ऑप्शन है राधेलाल को, ऑप्शन बी है जोगेश्वरी देवी को, ऑप्शन सी है शांति को, ऑप्शन डी है राजन को। सही उत्तर होगा जोगेश्वरी देवी को। अगला प्रश्न है तुम्हारी रोशनी में उपन्यास के अनुसार नारी मुक्ति की सार्थकता किसमें है। ऑप्शन है आधुनिकता के छद्म और उच्छृंखलता में, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता में, ऑप्शन सी हार्दिक पारस्परिक और आत्मीय प्रेम में, ऑप्शन डी राजनीति में सक्रिय होने में। सही उत्तर होगा हार्दिक पारस्परिक और आत्मीय प्रेम में। अगला प्रश्न है तुम्हारी रोशनी में स्त्री पुरुष के संबंधों का विश्लेषण करने वाला उपन्यास है। रमेश और सुवर्णा आधुनिक शिक्षा प्राप्ति दंपति हैं। रमेश पर्याप्त उदार है, सुवर्णा भी नौकरी करती है और उसके भी कई मिलने जुलने वाले मित्र हैं। उदारता के बावजूद रमेश में कहीं पुराने संस्कारों वाला पति विद्यमान है जो सुवर्णा पर पूरा अधिकार चाहता है। वह उसके मित्रों से जानना चाहता है कि क्या जो स्वतंत्रता वे उसकी पत्नी से लेते रहे हैं वही स्वतंत्रता उसे अपनी पत्नियों से लेने की छूट दे सकते हैं। पति के दबाव से ऊबकर सुवर्णा अपनी माँ के पास आ जाती है। उसका मित्र अनंत उसके साथ आता है। सुवर्णा को यह एहसास हो गया है कि अनंत उसे पूरी तरह समझता है। वह उसकी तरफ आकृष्ट होती है। अनंत की सन्निकटता से सुवर्णा में आत्मीय साझेदारी का बोध विकसित होता है। मधुरेश के शब्दों में, ठीक है, इस उपन्यास में अगर देखें तो मधुरेश का यह कथन महत्वपूर्ण हो जाएगा। मधुरेश के शब्दों में तुम्हारी रोशनी में इस तथ्य को साग्रह रेखांकित करता है कि नारी मुक्ति की सार्थकता हार्दिक पारस्परिक और आत्मीय प्रेम में है, आधुनिकता के छद्म और उच्छृंखलता में नहीं। अगला प्रश्न है फूल, इमारतें और बंदर का केंद्रीय पात्र मोहंती किस क्षेत्र से जुड़ा है। सही उत्तर होगा वह एक प्रशासनिक सेवा का उच्चाधिकारी है।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं। फूल, इमारतें और बंदर का केंद्रीय बात मोहंती प्रशासनिक सेवा का एक उच्च अधिकारी है। ऊंचे आदर्शों और सपनों को लेकर वह सरकारी सेवा में प्रवेश करता है। सचिवालय के भीतर के तिलस्म को देखकर वह हतप्रभ हो जाता है। ऊपर से साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखने वाला सचिवालय भीतर से कितना भ्रष्ट और घिनौना है, यह देखकर वह हैरान रह जाता है। आगे बढ़ने और अध्यक्ष बनने के लिए उसे भी वह सब करना पड़ता है जो दूसरे करते हैं। पूरा सचिवालय पद, प्रतिष्ठा और सत्ता प्राप्त करने का एक ऐसा व्यू है जिसमें आगे बढ़ने के लिए अपनी अंतरात्मा को मारकर किसी मंत्री का होकर रहना पड़ेगा। वह देखता है कि सत्ता के इस खेल में बड़े बड़े व्यापारी, नेता और पत्रकार और फिल्मी हस्तियां सब शामिल हैं। गनीमत है कि उसकी अंतरात्मा नहीं मरती है। एक गहरे अवसाद का भाव लेकर वह आकाश प्राप्त करता है। वह अपनी डायरी में लिखता है, अलबत्ता मैं ज़रूर बेवकूफ़ बना रहा। आधी जिंदगी जहाँ कुछ नहीं था वहाँ फंसा रहा। कभी वक्त के पहले निकलने की हिम्मत ना जुटा पाया। आखिर पड़ाव तक चलता रहा। थोड़ा अच्छा जो हुआ वह यही कि तब जब मैं इस तथाकथित महत्व के दौर से गुजर रहा था, तब भी मैं इसकी निस्सारता न सिर्फ समझता था, महसूस कर लेता था। निश्चय ही अपने समय के नैतिक और सामाजिक खतरों को व्यक्त करने वाला अपने किस्म का यह है अकेला और महत्वपूर्ण उपन्यास है, फूल, इमारतें और बंदर। अगला प्रश्न है, धीर समीरे उपन्यास किस शैली में लिखा गया है और इसका विषय क्या है? ऑप्शन है डायरी शैली, चुनावी राजनीति, रिपोर्टाज शैली, ब्रज यात्रा और सांस्कृतिक एकता, पत्रात्मक शैली, ऐतिहासिक युद्ध और फैंटेसी शैली, देवलोक की कथा। सही उत्तर क्या होगा? रिपोर्टाज शैली, ब्रज यात्रा और सांस्कृतिक एकता इसका विषय है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। धीर समीरे रिपोर्टाज शैली में लिखा गया एक ब्रज यात्रा विषयक उपन्यास है। इसमें लेखक ने उत्तर प्रदेश, बम्बई, दिल्ली आदि के अनेक पात्रों को जुटाकर उनके माध्यम से भारतीय जीवन के वैविध्य और उसमें निहित सांस्कृतिक एकता को उजागर किया है। अगला प्रश्न है, कोहरे में कैद रंग प्रकाशन वर्ष 2004 का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? ऑप्शन है मनुष्य में मूल्यों के प्रति आस्था और यांत्रिकता का प्रतिरोध है। केवल पहला ऑप्शन है। दूसरा है केवल प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है। ऑप्शन सी है भ्रष्टाचार की पूर्ण विजय हुई है। ऑप्शन डी है विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण है। सही उत्तर क्या होगा? मूल्यों के प्रति आस्था और ठीक है, मनुष्य में मूल्यों के प्रति श्रेष्ठ आस्था और यांत्रिकता का प्रतिरोध इसमें चित्रित है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कोहरे में कैद रंग 2004 प्रकाशन वर्ष है। सिद्ध कथाकार गोविंद मिश्र का नवीनतम उपन्यास है। इसमें श्री मिश्र ने यह प्रतिपादित किया है कि आज की सारी विसंगतियों एवं आर्थिक दबावों के भीतर जीने के लिए अभिशप्त मनुष्य में भी कहीं न कहीं मूल्यों के प्रति आस्था शेष है। यह आस्था ही उसके जीवन को गरिमा प्रदान करती है और उसके जीवन को संतुलित रखती है। जब तक यह आस्था बनी हुई है, मनुष्यता अपराजेय बनी रहेगी। हम कह सकते हैं कि श्री मिश्र का यह उपन्यास आज की घोर यांत्रिकता के प्रतिरोध की अमर गाथा है। गोविंद मिश्र निरंतर मानवीय संवेदना के नए भाव स्तरों को कथ्याधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी उपन्यास को अभी उनसे अनेक अपेक्षाएं हैं। अगला प्रश्न है, गोविंद मिश्र के किस उपन्यास में बुंदेलखंड के छात्रों की भटकी हुई जिंदगी का अनुशासनहीनता का चित्रण है? ऑप्शन खिलाफत, ऑप्शन बी लाल पीली जमीन, ऑप्शन सी धूल पौधों पर, ऑप्शन डी हवा में चिराग। सही उत्तर होगा लाल पीली जमीन में इसका चित्रण है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लाल पीली जमीन में बुंदेलखंडी उपनगर के युवा छात्रों की भटकी हुई जिंदगी की कहानी कही गई है। यह भटकाव, गुंडागर्दी, अनुशासनहीनता और सेक्स को लेकर दिखाया गया है। अगला उपन्यास है उभरती हुई धूप। इसमें दो किशोर प्रेमियों की रोमानी प्रेम कथा है। इसके दो भाग हो गए हैं। पहले भाग में प्रेमी यथार्थ की जमीन पर स्थित है, किंतु प्रेमिका शुद्ध रोमानी आदर्शवाद के आकाश में संचरण करती है। दूसरे भाग में प्रेमिका यथार्थ की जमीन पर आ गई है और प्रेमी भावातिरेक में असहज हो गए हैं। फलतः दो प्रेमियों का सपना यथार्थ से टकराकर चूर हो जाता है। अगले रचनाकार हैं गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल का समय है 1939 से 2019। इनके कुछ उपन्यास हैं जो आधुनिकता बोध से संबंधित है। अपने से अलग प्रकाशन वर्ष 1969, कहीं कुछ और 1971, मारीचिका 1973, मृगांतक 1978 और मानुषखोर 2013। पहला प्रश्न है, गंगा प्रसाद विमल के किस उपन्यास में पिता के दूसरी पत्नी के साथ रहने के कारण टूटे हुए और मानसिक रूप से रोगी परिवार का चित्रण है? ऑप्शन है मारीचिका, अपने से अलग, मृगांतक, मानुषखोर। सही उत्तर क्या होगा?
अपने से अलग। इस उपन्यास में पिता के दूसरी पत्नी के साथ रहने के कारण टूटे हुए और मानसिक रूप से रोगी परिवार का चित्रण है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अपने से अलग में एक ऐसे परिवार का चित्रण है जिसमें पिता अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ रहता है। उसके इस आचरण ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। पत्नी मृत्यु भय से आतंकित है। बड़ा पुत्र सौतेली माँ के शहर में नौकरी करता है। छोटा हॉस्टल में रहता है लेकिन पढ़ाई लिखाई छोड़कर शराब पीता है और जुआ खेलता है। पूरा परिवार मानसिक दृष्टि से रोगी और टूटा हुआ है। लगता है पूरा उपन्यास आधुनिकता बोध के तकाजे की पूर्ति के लिए लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कहीं कुछ और। प्रकाशन वर्ष 1971। उपन्यास के पात्र गांव में एकत्र होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? ऑप्शन ए फसल कटने का, ऑप्शन बी पापा की चिट्ठी का, ऑप्शन सी नई नौकरी का, ऑप्शन डी आज़ादी के जश्न का। कहीं कुछ और में पापा की चिट्ठी का। उपन्यास के पात्र गांव में एकत्र होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? पापा की चिट्ठी का। तथ्य देख लेते हैं। कहीं कुछ और में प्रतीक्षारत प्राणियों की कहानी कही गई है। इन प्राणियों के केंद्र में माँ है। सभी पात्र पापा की नौकरी छूट जाने के कारण विवश होकर गांव में एकत्र हो गए हैं। सभी को चिट्ठी का इंतजार है। पापा कहीं चले गए हैं, वे चिट्ठी तक नहीं देते हैं। माँ को पुरानी चिट्ठियाँ उलटते पुलटते किसी ऐसी महिला का पता चलता है जिससे पापा का परिचय था। हो सकता है पापा उसी के यहाँ चले गए हों। सब कुछ आशंका में डूबा हुआ है। गांव में एकत्र यह सभी लोग अभावग्रस्त होकर तिल तिल कर मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ भी मृत्यु के संतरास को मूर्त करके आधुनिकता बोध को ही रेखांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, मारीचिका उपन्यास में स्वाधीनता पूर्व के भारतीय मूल्यों त्याग साहस का प्रतिनिधित्व कौन सा पात्र करता है? ऑप्शन है संत भजन सिंह, ऑप्शन बी है कफकू, ऑप्शन सी है हेडमास्टर, ऑप्शन डी है गजा। सही उत्तर क्या होगा? ख कफकू। यानी मारीचिका उपन्यास में स्वाधीनता पूर्व के भारतीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है कफकू। संबंधित तथ्य बाद में हम देखते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न है, मारीचिका उपन्यास के अनुसार स्वतंत्र भारत की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि पात्र कौन है? ऑप्शन है कफकू, सतमचन सिंह, कथानायक मैं और जिवराखन। सही उत्तर होगा कथानायक मैं इसका नई पीढ़ी के प्रतिनिधित्व के रूप में है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मारीचिका में कफकू, संत भजन सिंह और मैं, इन तीन पात्रों के माध्यम से स्वाधीनता पूर्व और स्वाधीन भारत के जीवन मूल्यों के विरोध को रेखांकित किया गया है। कफकू स्वाधीनता पूर्व के भारतीय मूल्य संघर्षों, त्याग, साहस का प्रतिनिधित्व करता है। संत भजन सिंह वर्तमान सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। मैं स्वतंत्र भारत की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है। मैं वर्तमान सभ्यता के बीच अभावों और कुंठाओं को लिए भटकता है। इस प्रकार उपन्यास में आज के दिशाहीन जीवन की मारीचिका को मूर्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मृगांतक उपन्यास में कथानायक किस विद्या की खोज में जलोढ़ पहुंच जाता है? ऑप्शन है संगीत विद्या, ऑप्शन बी है बोक्शु विद्या तंत्र साधना, ऑप्शन सी है आयुर्वेद, ऑप्शन डी है युद्ध कला। सही उत्तर होगा बोक्शु विद्या यानी तंत्र साधना की खोज में जलोढ़ पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, मृगांतक उपन्यास में जलोढ़ क्षेत्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रगति का, ऑप्शन बी है अंधविश्वास, अज्ञान, गरीबी और अशिक्षा का, ऑप्शन सी है धार्मिक सहिष्णुता का, ऑप्शन डी है औद्योगिक विकास का। तो सही उत्तर आपके सामने है अंधविश्वास, अज्ञान, गरीबी और अशिक्षा का। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मृगांतक एक छोटा सा उपन्यास है। इसमें कथानायक मैं बोक्शु विद्या की खोज में जलोढ़ पहुंचता है। वहाँ के लोगों से मिलता है और अनुभव करता है कि तंत्र साधना के नाम पर जनता का शोषण किया जाता है। वह स्वप्न देखता है, एक नदी, काला पीला पानी, वह तो समुद्र बन रही है समुद्र। तभी हिटलर की फोटो उभरती है, मुसोलिनी पीछे पीछे, छोटी छोटी खाकी निकर पहने हुए लोग, ये बोक्शु हैं बोक्शु। उनके लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून तंत्र साधना की अमानवीय क्रियाएं, अमानवीय कृत्यों की प्रतीक है और जलोढ़ अंधविश्वास, अज्ञान, गरीबी, अशिक्षा से जकड़े समाज का। इस प्रकार पूरा उपन्यास आधुनिक सोच से जुड़ जाता है। अगला प्रश्न है मानुष खोर उपन्यास से। इसका प्रकाशन वर्ष 2013 है। उपन्यास का परिवेश कहाँ के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है समुद्र तट, ऑप्शन बी है रेगिस्तान, ऑप्शन डी है पहाड़ का जीवन, ऑप्शन डी है महानगर की झुग्गियाँ। सही उत्तर होगा पहाड़ का जीवन इसमें चित्रित है मानुष खोर उपन्यास में।
अगला प्रश्न है, मानसखोर के मुखिया के बारे में ग्रामवासियों में क्या सबसे बड़ा भ्रम या प्रवाद फैला हुआ था? ऑप्शन है कि वह एक महान संत है, दूसरा है कि वह एक नरभक्षी कबीले का प्रमुख है यानी मानुषखोर है, ऑप्शन सी कि वह एक विदेशी जासूस है और ऑप्शन डी कि वह बहुत बड़ा दानी है। सही उत्तर क्या होगा कि वह नरभक्षी कबीले का प्रमुख मानुषखोर है। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद विमल के उपन्यासों में बार बार किस तत्व को मूर्त करके आधुनिकता बोध को रेखांकित किया गया है? ऑप्शन है मृत्यु का संत्रास और दिशाहीनता, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय गौरव, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक सुख, ऑप्शन डी है पारिवारिक एकता। सही उत्तर होगा मृत्यु का संत्रास और दिशाहीनता। अगला प्रश्न है, मानुषखोर उपन्यास के अंत में लेखक मुखिया के किस रूप को दिखाने में सफल हुए हैं? ऑप्शन है एक क्रूर शिकारी के रूप में, ऑप्शन बी है एक मानुष प्रेमी के रूप में, ऑप्शन सी एक भ्रष्ट नेता के रूप में, ऑप्शन डी एक कायर व्यक्ति के रूप में। सही उत्तर क्या होगा? एक मानुष प्रेमी के रूप में उसे उपन्यास में दिखाया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मानुषखोर 368 पृष्ठों और 13 अध्याय में विभाजित पहाड़ के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। पहाड़ का जीवन जब भी साहित्य में चित्रित हुआ है तो रोमानी पिक्चर की गरिमा के साथ। पहाड़ को हमेशा एक ऐसे स्टेशन के रूप में चित्रित किया जाता रहा है जहां मैदानी जीवन अपने हवा बदल के लिए घूम फिर आता है। पहाड़ में जीवन को समग्रता में पकड़ने और चित्रित करने का प्रयास हिंदी में शैलेश मटियानी और विद्यासागर नौटियाल ने किया है। उपन्यास के केंद्र में गजा नामक एक पहाड़ी गांव में हेडमास्टर नियुक्त होकर आता है। उसके पास एक टूरिस्ट आंखें हैं। पहले दिन उसकी मुठभेड़ गांव के मुखिया से होती है जिनका वहां के लोगों पर काफ़ी दबदबा है। उसके बारे में तमाम तरह के प्रभाव फैले हुए हैं। ज़्यादातर ग्रामवासियों के लिए वह एक रहस्य है। भूतिया के बारे में सर्वाधिक पुष्ट प्रवाद यह था कि वह एक नरभक्षी कबीले का प्रमुख है, मनुष्यों को खाने वाला मानुषखोर। हालांकि हेडमास्टर के प्रति मुखिया का रवैया नरम, उष्म और मानवीय है। उपन्यास के पूरे परिदृश्य में फैले तमाम छोटे बड़े पात्र जिसे मानुषखोर समझते दूसरों को समझाते हैं, वह मुखिया अपने होने में कैसा मानुष प्रेमी है, इसे दिखाने में विमल पूरी तरह सफल है। अगले रचनाकार हैं पुण्य सिंह। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।